हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि न्यूट्रिशन का बिजनेस होता है। उसको बनाने का काम करती है, ट्रेडिंग का भी काम करती है। सो जैसे कि आप लोग सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं या फिर वे प्रोटीन लेते हैं, जिम प्रोटीन लेते हैं, जिम के जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो वो जो पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं वो ये कंपनी का बनाती है। और साथ में ट्रेडिंग भी करती है। मेनली 95% ये ट्रेडिंग ही करती है, मतलब कहीं और से माल खरीदती है और कहीं और बेचती है, तो बिचौलिए का काम करती है। इनका आज के दिन आईपीओ खुलने वाला है लगभग 7 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में, और 248 का इन्होंने कट ऑफ प्राइस सेट किया है। एंड यहाँ पर जो आईपीओ के थ्रू ये कंपनी जो है 80 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है, जिसमें से 60 करोड़ प्लस 4 करोड़ 64 करोड़ रुपए तो कंपनी के पास में जा रहे हैं। और बाकी लगभग 15 साढ़े 15 करोड़ रुपए 15 करोड़ रुपए हैं, ये कंपनी के प्रमोटर्स भी यहाँ पर अपना स्टेक बेचते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि हमने बताया कंपनी क्या काम करती है, राइट। एंड 100% मालिकाना हक कंपनी में बिफोर आईपीओ मालिक लोगों का था, प्रमोटर लोगों का इस कंपनी में था। एंड आफ्टर दी आईपीओ 73% के आसपास में रह जाने वाला है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कंपनी का जो आज के दिन आईपीओ लेके आ रहे हैं स्मार्ट होराइजन कैपिटल वाले, इनको एक बार देख लेते हैं कि इनकी जो पुराने जो आईपीओज लेके आए हैं उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं, राइट। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इनके जो लिस्टिंग गेंस रहे हैं, पुरानी जो कंपनियां जो इसी साल 2025 के अंदर में लेके आए हैं, उनकी तो नॉर्मल रही हैं या फिर ठीक भी रही हैं। एक दो कंपनियों की ठीक रही हैं, बाकी सबकी या तो नेगेटिव या फिर नॉर्मल लिस्टिंग गेन रही है। क्या लिस्टिंग गेन के बाद में उन कंपनियों की परफॉर्मेंस आज के दिन कैसी चल रही, तो जो सबसे ज़्यादा लिस्टिंग गेन जिसने दिया था आज के दिन, वो आईपीओ लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे चल रहा है। और उसके अलावा जो दूसरी कंपनियां हैं उनका भी नॉर्मल गेन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक या दो कंपनी को छोड़ देते हैं तो जो आईपीओ में जो वैल्यू लगा रहे हैं एट पार लगा रहे हैं अब तक के जो आईपीओ आए हैं उनके अंदर में। अब आज के दिन इस कंपनी के अंदर में कैसी वैल्यू लगा रहे हैं, तो यहाँ पर जितना भी कंपनी जो पैसे उठा रही है उसका सबसे पहले क्या काम मिलने और उसको देख लेते हैं, फिर फाइनल एडवाइस के ऊपर में पहुंचेंगे, राइट ना। जो जितना भी पैसा कंपनी उठा रही है उसमें बोल रही है कि हम लोग हमारी एक सब्सिडरी है उसके अंदर में पैसा लगाने वाले हैं, उसको और बड़ा करने वाले हैं, और साथ में ही हमारे पास में 20 करोड़ का लोन है उसको भी चुकाने की कोशिश यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स आज के दिन हैं अंकित शैलेश मेहता जी, और ये बेच भी रहे हैं अपना स्टॉक, और पारुल शैलेश मेहता। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि डोमेस्टिक्स, ये कंपनी जितना भी माल जो बनाती है या फिर प्रोक्योर करती है, जो ट्रेडिंग करती है, क्योंकि मेनली कंपनी का 95% माल जो है ट्रेडिंग में ही होता है, मतलब एक जगह से खरीदती है दूसरी जगह बेचती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट चाइना से होता है। यहाँ पर इंपोर्ट मतलब बाहर से कंपनी जो है माल खरीदती है। अब न्यूट्रिएंट्स, वे प्रोटीन एंड ऑल दैट चाइना से सबसे ज़्यादा जो है इंपोर्ट करती है, डोमेस्टिक सोर्सेज से सिर्फ 12% ही करती है। अब यहाँ पे मेरे मुंह से चाइना क्यों आ रहा है बार बार, बिकॉज मैंने रिसर्च किया है ऑलरेडी, मैं आई हैव गोन थ्रू दिस। तो 75% जो कंपनी माल खरीदती है, इंपोर्ट करती है, उसमें से चाइना से 75% खरीदती है। तो मेनली जो जितना भी कंपनी माल बेचती है वो चाइना से प्रोक्योर करती है और इंडिया में डंप करती है, राइट। अब नेक्स्ट बाकी जो सोर्सेज हैं वहाँ से भी खरीदती है, जैसे साउथ कोरिया से भी खरीदती है एंड ऑल दैट, बट मेनली चाइना यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की अगर शुरुआत की बात करते हैं, 2020 में ही ये कंपनी खुली है, अरबी 4-5 साल पहले ये कंपनी खुली है, और उसके बाद में ये इन्होंने माइलस्टोन्स वगैरह टच किए हैं, एफएसएसआई का लाइसेंस वगैरह लिया है एंड ऑल दैट। नेक्स्ट यहाँ पर अंकित शैलेश मेहता जी के बारे में आप जान सकते हैं कि 1990 की इनकी डेट ऑफ बर्थ है। एंड बाद में इन पर्टिकुलर कंपनियों में इनकी भी जो आज के दिन डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं, और सैलरीड चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इस कंपनी, मतलब कंपनी को यही चला रहे हैं बेसिकली देखा जाए तो। और इनके एज 34 की होने के बावजूद इनके पास में जो एक्सपीरियंस है वो नॉर्मल ठीक ठाक सा देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर आज के दिन 3 लाख रुपए पर महीने की सैलरी उठाते हैं, ये इनके फोटो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी प्रॉपर्टी यूज करती है आज के दिन, वो खरीदी हुई प्रॉपर्टी है, राइट, जो कि कंपनी यूज कर रही है। एंड साथ में ही एक प्रॉपर्टी और है जो कि लीज पर भी ले रखी है, जिसका कितने सिर्फ 1.5 रुपया, ओके ओके 1.6 लाख 1.5 लाख रुपया जो है रेंट का पे कर रही है। जो लोगो है केम कार्ट वो आज के दिन रजिस्टर्ड नहीं है। कंपनी जो वेबसाइट यूज़ करती है वो 2016 से बनी हुई है और 2027 के अंदर एक्सपायरी है। सो ये काफ़ी पुरानी इनकी वेबसाइट आज के दिन बनी हुई है, 2017 से चलती आ रही है। नेक्स्ट, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके अंदर में काम करते हैं 40 एम्प्लॉय काम करते हैं। 300 करोड़ की कंपनी की वैल्यू लगाई है, 40 एम्प्लॉय इसमें काम करते हैं। और मेनली जो है एक्चुअली देखा जाए तो सप्लाई मैनेजमेंट में भी 12 एम्प्लॉय काम करें, बाकी मार्केटिंग में काम करते हैं। मेनली 10 एम्प्लॉय सिर्फ मार्केटिंग ऑफिस में बैठ के सिर्फ मार्केटिंग करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स की। तो ये इनके कैमकास्ट, आप लोग कैम कार्ड जो है इनकी जो अलग अलग जो शोज होते रहते हैं जिनमें इन्होंने अपनी दुकान लगाई हुई है अपना प्रचार करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए एंड ऑल दैट। ये इनकी जो टीम है उनकी आप लोग फोटो वगैरह देख सकते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। पैकेजिंग चल रही है इनकी, माल खरीद लिया है, अब उसको पैक कर रहे हैं और पैकिंग कर करके बेचना है।
नेक्स्ट ये इनकी एंट्रेंस है, ये इनका वेयर हाउस है, या फिर आप पैकेजिंग वाला बोल दो, ये इनकी मार्केटिंग टीम जो वगैरह देखने के लिए ऑफिस वगैरह है। नेक्स्ट कंपनी जो सप्लायर्स हैं मेनली चाइना से हैं, चाइना से ही इनका जो माल आता है, तो वो भी मल्टीपल सप्लायर से मंगवा रहे हैं मेनली सामान, तो ये इतना इतना सप्लायर से मंगवा रहे, एक पर्टिकुलर सप्लायर से सामान नहीं ले रही हैं। सो टॉप 10 सप्लायर से इनका 58% माल उठा ले रही है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ओके, चाइना, जर्मनी एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। अब जिनका जो माल बिकता है वो कहाँ बिकता है, तो टॉप 10 कस्टमर्स को इनको अच्छा खासा माल जो है बिक जाता है। तो टॉप सिंगल कस्टमर को 13%, फिर 8, इस तरीके से टॉप 10 कस्टमर्स को 50% के आसपास में माल बिक जाता है इनका, राइट। तो अब कहीं और से खरीद रहे हैं वो भी थोक में, और कहीं और बेच रहे हैं वो भी थोक में, और बीच में मार्जिन कमा रहे हैं। सो दैट्स द पैकेजिंग करके बस ठप्पा लगा के उनकी भी जिसको भी चाहिए कंपनी को, जो भी कंपनी आजकल की मार्केट में बूम आया हुआ है, न्यूट्रिएंट्स लो, जिम करो, एमिनो एसिड लो, यू नो सप्लीमेंट्स लो, केमिकल्स की बाढ़ आई हुई है, बात ये है। तो धड़ल्ले से लोग कमा रहे हैं और चाइना से माल सस्ते में खरीद ले रहे हैं, पैकेजिंग ठप्पा लगा के बेच दे रहे हैं, मार्जिन बीच में अथड़ा 400-500% के आसपास में यहाँ पर नेट मार्जिन बना हुआ है। तो वो पूरा फायदा यहाँ पर ये कंपनी भी उठाते हुए इस चीज़ का दिख रही है। नेक्स्ट अभी इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनकी आप लोग फोटो देख पाएंगे। साथ में ही कंपनी का सबसे ज़्यादा जो माल बिक रहा है वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बिक रहा है, मुंबई एंड ऑल दिस एरियाज। उसके अलावा गुजरात में भी अच्छा खासा इनका माल बिक रहा है, न्यू दिल्ली में भी बिक रहा है। सो जो सिटीज़ मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर इनका माल सबसे ज़्यादा बिकता हुआ आज के दिन दिख रहा है। अब यहाँ पे देखने में कंपनी की ट्रेडिंग चलती है। सो मैंने जैसे शुरुआत में बताया, कंपनी खरीद के बेचती है, सो ट्रेडिंग बिचौलिए का काम करती है। सो यहाँ पर उसका आप लोग जवाब मिल गया, राइट। सो अब देख लेते हैं कंपनी को कि इसमें कितना पैसा लगा हुआ है आज के दिन पूरी कंपनी में। सो 86 करोड़ रुपीज आज के दिन लगे हुए हैं, जिसमें से 53 करोड़ या 53 करोड़ रुपीज तो इन्वेस्टर्स ने ही लगाए हुए हैं, या फिर अब तक कमा कमा के इकट्ठा कर लिया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग, कंपनी ने बोरोइंग भी अच्छी खासी ले रखी है ताकि माल खरीद के और बेच सके। तो बोरोइंग यहाँ पर इस चीज़ को कंपनी बोल रही है कि हम चुकाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे पेमेंट करना भी बाकी पड़ा हुआ है अपने सप्लायर्स वगैरह को। एंड यहाँ पे पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये यहाँ पर तो कोई अभी तक तो नेगेटिव रीज़न है नहीं, तो बट यहाँ पर पैसा लगा हुआ कहाँ है, मेनली वो मेन चीज़ है। तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट जो खरीद रखी है एंड जो वेयर हाउसेज वगैरह बना रखे हैं, उनमें से लगभग 9 करोड़ रुपए खर्च कर रखे हैं, और 22 करोड़ की इनके पास में आज के दिन इन्वेंट्री बन के पड़ी है। मतलब बन के पड़ी है, या फिर जो खरीद के रखा हुआ है माल अभी बनना बाकी है और बेचना बाकी है। तो 22 करोड़ का तो इनके पास में माल पड़ा हुआ है। और एक चीज़ आप एक चीज़ और देखना कि इनका 7 करोड़ की इन्वेंट्री थी, यहाँ पे भी 7 करोड़ की इन्वेंट्री थी, पर अचानक आईपीओ ईयर के अंदर में 22 करोड़ की इन्वेंट्री होगी, 700 7 28, तो लगभग 2.5 गुना इन्वेंट्री अचानक से इनकी बढ़ जाती है। ट्रेड रिसीवेबल्स हर साल इनके बढ़ते ही जा रहे हैं, इस साल कम लगभग 15 करोड़ से इनके ट्रेड रिसीवेबल्स अगेन बढ़ गए हैं। और यहाँ पर बाकी कोई चीज़ में दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, बट द मेन इश्यू इज़ इन्वेंट्री का बढ़ जाना इसी आईपीओ ईयर के अंदर में, साथ में ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब कंपनी के पास में कैश में पेमेंट ना आना, जिसकी वजह से कंपनी का लोन का बढ़ते ही जाना, राइट। तो बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू, जो नेट प्रॉफिट जो कंपनी कमा रही है, माल बेच पा रही है, उसको क्या देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे 131 करोड़ का माल बेचा, फिर 132 करोड़ का माल बेचा, फिर 203 करोड़ का माल बेचा। यहाँ पर एक चीज़ मेन देखने वाली बात है कि कंपनी ने माल तो बेचा 131 करोड़ का, बट माल खरीदा भी तो सही, क्योंकि मेनली तो ट्रेडिंग ही कर रही है। तो माल खरीदा 119 करोड़ का या 120 करोड़ का, जिसमें से इतना का 6 करोड़ का माल बच गया, तो उसमें से इसको माइनस कर दो तो लगभग 87% का जो जितने का कंपनी ने माल बेचा 132 करोड़, उसमें से 87% तो माल खरीदने में पेमेंट चला गया, राइट। बाकी खर्चा अलग है। उसके अलावा कंपनी, अगर हम 2024 की बात करते हैं, तो यहाँ पर 132 करोड़ का माल बेचा, बट इस बार 107 करोड़ का ही माल बिका है। 7 करोड़ के माल खरीदना पड़ा, तो यहाँ पर 81%, मतलब जितने का बेचा उसके मुकाबले 81% का ही माल खरीदने में लगा, तो 20% का बीच में 19% का मार्जिन बीच में बच गया। यहाँ पर देखने को मिल रहा है अगेन, अगर हम लोग 171 करोड़ का इन्होंने माल खरीदा, जिसमें से 14 करोड़ का बच गया, तो यहाँ पर लगभग 76% के आसपास का इनका नेट मार्जिन, जो सॉरी 24% का इनके आसपास में नेट मार्जिन एबिटा मार्जिन निकल के आ रहा है। सो देख रहे हो कि हर साल इनकी ट्रेडिंग का ही काम चल रहा है, मतलब इनके जो सोर्सेज हैं जहाँ से माल खरीद रहे हैं वो सस्ते में खरीद रहे हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते में खरीदने का और ट्राई कर रहे हैं, और यहाँ पे माल ज़्यादा से ज़्यादा महंगे में बिकता जा रहा है। पॉइंट ये कि महंगे में बेच तो रहे हैं। अब दूसरी चीज़, अब एक डायरेक्ट रिटेलर को कस्टमर को बेचें वो तो समझ में आता है, बट इनसे भी कोई दूसरा B2B बिजनेस वाला ही खरीद रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा कि वो इतना कैसे खरीद ले रहा है, वो दूसरी जगह सोर्सेज से पता भी नहीं कर रहा है कि इतना महंगे में माल कैसे खरीद ले रहा है, और उनके मार्जिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो वो मेरे थोड़ा सा रिटेलर के मामले में समझ में आ सकता है, रिटेलर को तो आप
कैसे भी बेवकूफ़ बना सकते हो, बट B2B सेगमेंट वाले को कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं वो थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे समझने में गड़बड़ है। बाकी इन्होंने जो नेट मार्जिन इस पर नेट प्रॉफिट निकाला वो 24 करोड़ का निकाला, जिसमें से 14 करोड़ तो इन्होंने माल जो बच गया है उसी को निकाल के बैठा हुए हैं, और साथ में 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट इन्होंने और निकाला, क्योंकि माल का बच गया 14 करोड़ तो, और बाकी पीछे 10 करोड़ और नेट प्रॉफिट बचा हुआ है। तो वो 10 करोड़ इन्होंने बोल रहे हैं कि हमारा बाकी है आना, क्योंकि हमारा 15 करोड़ का माल अटक गया है। राइट, तो प्रॉफिट तो इनका पूरा ही अटक गया, प्रॉफिट से ज़्यादा ही अटक गया पैसा। तो पिछले साल की अगर हम लोग बात करते हैं तो पिछले साल इनका 31 करोड़ का था, यहाँ पे 22 करोड़ से 9 करोड़ का इंक्रीज आया, बट यहाँ पर देखने को मिला कि 14 करोड़ का इनका माल नेट प्रॉफिट बच गया। राइट, टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद में 14 करोड़। अब 14 करोड़ में से अगर देखा जाए तो 9 करोड़ का, तो वो 5 करोड़ का इनके पास में पेमेंट आया है। राइट, सो दैट्स द थिंग ओवर हियर। अब थोड़ा सा कैश फ्लो की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो कैश फ्लो की हालत तो इस टाइप की सिचुएशन में यूजुअली खराब ही होती है, बिकॉज यहाँ पर अगेन देखने को मिल रहा है लोन्स एंड एडवांसेस से पैसा आया हुआ है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव बना हुआ है, अदरवाइज ये नेगेटिव ही होता। नेक्स्ट यहाँ पर भी अगेन इनको देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है, नेट प्रॉफिट्स यहाँ पर नेगेटिव में है। दिस इज अगेन नॉट द पॉजिटिव पॉइंट। सो मेन कैश की इशू है इनके पास में, कैश नहीं आ रहा है, माल बहुत अच्छा अच्छा बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, सब कुछ ठीक है, बट कैश में पेमेंट नहीं आ रहा है। ये बोल रहे हैं बिचौलिए का काम कर रहे हैं, बट ट्रेडिंग के बिजनेस में भी कैश नहीं ले पा रहे हैं, कमा पा रहे हैं, इस बिजनेस से निकाल नहीं पा रहे हैं। अब पॉइंट की बात ये है कि इन्होंने जो नेट प्रॉफिट्स निकाले हैं 24 करोड़ के, 14 करोड़ के, 6 करोड़ के, अगर कैश ही नहीं आ पा रहा है तो फिर क्या फ़ायदा इतना प्रॉफिट निकालने का, जब कंपनी दलदल में डूबती ही जा रही है। अब यहाँ पे 24 करोड़ के हिसाब से हम लोग अगर इनका नेट प्रॉफिट पी रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि उसके हिसाब से 12 का पी रेशियो निकल के आता है 24 करोड़ के हिसाब से। बट द पॉइंट इज अगेन कि ये सिर्फ कागजों में हो रहा है या रियलिटी में, बिकॉज एक ट्रेडर इतना बड़ा कोई बिजनेस भी नहीं कर रहा है और उसके हिसाब से 300 करोड़ की वैल्यू लगा दे, तो ये समझ में मुझे थोड़ा सा आज के दिन चलो दिखाने को एक बार हो गया, बट आगे ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएंगे, राइट, और कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, तो उसकी वजह से फ्यूचर का जो मतलब लॉन्ग टर्म का जो व्यू है इसको पर्टिकुलर कंपनी के बारे में वो तो नील है। बट अगर हम लोग शॉर्ट टर्म का लेके चलें, लिस्टिंग गेन या शॉर्ट टर्म का लेके चलें, तो वो एक बार को जो हवा है यहाँ पर बन सकती है, बिकॉज इसकी कमाई जो है 12 का जीएमपी ग्रोथ रेट अच्छी दिखाई दिख ही रही है, बट वो बिजनेस को इतना कौन अंदर से देखता है। तो जीएमपी की अगर हवा यहाँ पर बनने देखने को मिलती है अगर 20% 30% के आसपास में, तो लिस्टिंग गेन पर्पसेज या शॉर्ट टर्म के आसपास से हम लोग ले सकते हैं। मेनली लिस्टिंग गेन का ठीक रहेगा, बाकी लॉन्ग टर्म का व्यू यहाँ पर ना लेके चलें तो बेटर ऑप्शन रहेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।